नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी इतिहास में मध्यकालीन इतिहास को शुरू किया है और उसमें शुरू किया है मुग़ल साम्राज्य। और कल हम बाबर की क्लास आपको प्रोवाइड की थी हमने, और आज हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं हुमायूं की क्लास। और हमने कल सीखा था कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर की स्थापना की गई और किस तरीके से मुग़ल एम्पायर के प्रतापी शासक या संस्थापक बाबर ने अपना वर्चस्व दिखाया। तो आज हम बात करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हम बात करेंगे हुमायूं का शासन क्या था और हुमायूं के शासन में किस तरीके से कार्यप्रणाली थी, क्या इसकी उदारपूर्ण नीति थी, क्या इसके संघर्ष थे और किस तरीके से मुग़ल साम्राज्य में इसकी एक अलग पहचान थी। तो सभी पर नज़र रखते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। परंतु क्लास शुरू करने से पहले जितने भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्या है, देखिए, सबसे पहला आप समझिए क्या स्थिति थी यहाँ पर। देखिए, पहला स्टेज जो है वो क्या है कि हुमायूं का जो शासनकाल था वह 2 चरणों में था। एक चरण जो था वो 1530 से लेकर 1540 तक था और दूसरा चरण जो था 1555 से लेकर 56 तक था। दोस्तों, जैसे ही 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है तो 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं मुग़ल एम्पायर का शासक बन जाता है। अंततः क्या होता है कि ये अपना शासन बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा था, मतलब चला रहा था। अंततः क्या होता है, इसी बीच में इसका सामना शेर शाह सूरी से होता है, जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। और अंततः वह अपना वर्चस्व अच्छे तरीके से छोड़ता है और उसी वर्चस्व के चलते इसे हुमायूं को निष्कासित जीवन व्यतीत करने के लिए वह उत्साहित करता है या ऐसी कंडीशन पैदा करता है जिससे कि हुमायूं निष्कासित जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। और फिर वह जब शेर शाह की मृत्यु जब हो जाती है तब शेर शाह के उत्तराधिकार से जब साम्राज्य का क्षीण होने लगता है तब वह पुनः ईरान के शासक की सहायता से वह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित करता है। अंततः दुर्भाग्य यह होता है कि वह 1 साल ही अपने दूसरे चरण में शासन के वह 1 साल ही अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। अंततः दीन पनाह में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती, जिससे कि वह बहुत लंबे समय तक अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता। तो दोस्तों, सारी बातें हम कहने वाले हैं, परंतु उससे पहले कुछ तथ्य आपको बताने हैं, कुछ आपको तथ्य जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं के परिचय की। तो हुमायूं के परिचय की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करने वाले नाम की। तो नाम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका नाम था। क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका पूरा नाम था, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं क्या होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं पिता का। तो पिता कौन थे? बाबर इनके पिता थे। माता की अगर बात करते हैं तो माहम बेगम इनकी क्या थी? माता थी। ठीक है दोस्तों, तो पिता बाबर और माता माहम बेगम। अगर जन्म की बात करें तो 6 मार्च 1508 को इनका जन्म हुआ था काबुल में। और उस समय पर ये काबुल में ही रहे। इनकी शिक्षा दीक्षा काबुल में की गई और बहुत कुशल और बहुत कार्यशील व्यक्ति थे। ठीक है, जन्म के 12 वर्ष बाद ही ये बदख्शा, एक जगह है बदख्शा, वहाँ के जो है ये सूबेदार बन गए थे। ठीक है दोस्तों, बदख्शा के सूबेदार बन गए। ठीक है, कब? अपनी 12 वर्ष की उम्र में, यानी कि 1520 में। ठीक है, और आगे बात ये करते हैं कि हुमायूं जो थे, ठीक है, हुमायूं जो थे वह इतने कुशल थे कि उनकी कुशलता को देखकर इनके पिता बाबर इनको जितने भी युद्ध होते थे सभी युद्धों में जो है अपने साथ लेकर जाते थे, जिससे कि वह युद्ध नीति आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ ये प्रथाएँ थी। वहाँ पर क्या होता है, 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 को, और ये 30 दिसंबर 1530 को आगरा में अपना राज्याभिषेक करा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हुमायूं के भाई बहन की। किसकी बात आती है? हुमायूं के भाई बहन की बात आती है। तो हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थी। ठीक है, कहने का मतलब है कामरान, असगरी, हिंदाल, ये 3 भाई थे इनके, कामरान, असगरी और हिंदाल। और एक इनकी बहन थी गुलबदन
बेगम, जिसे हम कहते हैं गुलबदन बानो बेगम। ठीक है, यहाँ से कुछ बात बतानी है आपको। कामरान और असगरी की माता का नाम था गुलरुख बेगम, यानी कि दूसरी पत्नी थी। ठीक है, जबकि हिंदाल और गुलबदन बेगम की माता का नाम था दिलदार बेगम, तो ये तीसरी पत्नी थी। इससे पता चलता है कि बाबर की 3 पत्नियाँ थी, माहम बेगम, ठीक है, गुलरुख बेगम और दिलराद बेगम। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बाबर ने एक से अधिक शादी की थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर थोड़ा समझ कर चलो, माता का नाम तो यहाँ से हो ही चुका है, अगर हम थोड़ा सा बात करके चलें तो इसको प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या आई, बाबर को हुमायूं को प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या आई। तो प्रारंभिक चुनौतियाँ इसके सामने बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि ये जिस स्थान से आते थे वहाँ अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या था कि जितनी भी संतान होती है उनमें अपना शासन को डिवाइड करना होता था। तो बाबर की जितनी भी सत्ता थी उसको साम्राज्य में बांटना था, तो इसी बंटवारे को लेकर इसे कहते हैं साम्राज्य का विभाजन। यही बाद में इतिहासकारों ने बताया, हुमायूं का हारने का एक कारण यही बना कि हुमायूं के साम्राज्य विभाजन का एक कारण उसके सामने आया। ठीक है दोस्तों, तो कामरान को जो मिला वो क्या मिला, काबुल, कामरान को काबुल और कंधार दिया गया। असगरी को संभल वाला क्षेत्र दिया गया। क्या दिया गया, संभल वाला क्षेत्र उड़ीसा का, ये चीज़ दी गई। ठीक है, अगर हिंदाल को बात करें तो मेवात, हिंदाल को मेवात दिया गया। कामरान को काबुल के अतिरिक्त लाहौर और मुल्तान में मिला, क्योंकि ये इस चीज़ से संतुष्ट नहीं था, काबुल और कंधार से। जबकि इनका एक चचेरा भाई था सुलेमान, तो सुलेमान को इन्होंने सुलेमान को क्या दिया, बदख्शा, ये बदख्शा दिया। यानी कि जिस समय पर बाबर शासन कर रहे थे उस समय सबसे पहले बदख्शा के सूबेदार जो थे वह कौन थे, हुमायूं जो थे वो बदख्शा के सूबेदार थे। यानी कि हुमायूं ने भी अपना शासन साम्राज्य कहाँ से शुरू किया था, बदख्शा से शुरू किया था। तो सुलेमान को जो क्षेत्र दिया वो क्या दिया, बदख्शा। तो देखो कितनी उदारपूर्ण नीति थी, साम्राज्य शासन अपने भाइयों में तो बांटा ही बांटा, परंतु अपने चचेरे भाई में भी बांटा। ठीक है दोस्तों, तो साम्राज्य का विभाजन ये एक बड़ा कारण था, इनको पहली चुनौती ये हुई। फिर दूसरा ये कि बाबर की विरासत, यानी कि बाबर जिस तरीके से युद्ध जीत रहा था, ठीक है, यानी कि इनके पिता जिस तरीके से युद्ध जीत रहे थे उसी तरीके से लोगों में धन संपत्ति भी लुटा रहे थे। और लोगों में धन संपत्ति लुटाने के कारण क्या था कि राजस्व जो था वो बहुत कम हो गया था, यानी कि राजस्व जो था वो खाली हो गया था, सारा धन संपत्ति जनता बांट दी गई थी। इसी वजह से उन्हें कलंदर कहा गया था। क्या कहा गया था, कलंदर कहा गया था। वहीं अगर बात करें तो बाबर ने 4 वर्षों तक शासन तो किया, 4 वर्षों तक भारत में शासन तो किया, परंतु कहीं भी अपना स्थायी वर्चस्व नहीं छोड़ सके। जिसका रीज़न क्या था कि इस समय पर जिस समय पर हुमायूं शासन बनता है उस समय राजपूत शासक राणा रतन सिंह अपनी सेना के नेतृत्व करके हुमायूं को दिल्ली से बाहर खदेड़ने की या मुग़ल साम्राज्य को समाप्त करने की बात कर रहे थे। वहाँ पर ही आगरा के सूबेदार दौलत खां भी यही प्लान बना रहे थे। वहाँ पर बिहार में और बंगाल में शासन करने वाले अफ़गान शासक महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी भी इनको बाहर निकालने की प्रथा कर रहे थे। उधर गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में बहादुर शाह, एक गुजरात के प्रतापी शासक थे बहादुर शाह, तो वह भी कोशिश कर रहे थे कि मुग़ल साम्राज्य को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए यहाँ से, ठीक है, इन्हें काबुल के तरफ भेजा जाए। तो ये एक स्थिति थी, बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में हुमायूं जो है शासन किया उन्होंने, हुमायूं ने राज्याभिषेक किया। तो एक ये भी इन्हें बहुत बड़ी चुनौती थी जिससे इन्हें लड़ना था। अफ़गान समस्या तकड़ी थी, क्योंकि अफ़गान समस्या इसलिए तकड़ी थी कि अफ़गानों की जो सपोर्ट कर रहे थे वो कालिंजर के एक शासक प्रताप रुद्रदेव शासक वो कर रहे थे सहायता, और वहीं अफ़गानों में एक शासक उठकर आ रहे थे शेर खां, वही शेर खां जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, वही शेर खां जो बाबर की सेना में शामिल हुए थे 27 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में भर्ती हुए थे। अंततः घाघर के युद्ध में उन्होंने इब्राहिम लोधी का साथ दिया, महमूद लोधी का साथ दिया था। और
बाबर से निष्कासित होने का उन्होंने फैसला किया। और बाबर ने इसी वजह से हुमायूं से कहा था कि आप अपने जीवन काल में शेर खां से जो है थोड़ा बच के रहना। तो शेर खां को शेर खां की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? बहार खां ने दी थी। बहार खां लाहौरी ने उन्हें दी थी, क्योंकि उन्होंने एक शेर को मार डाला था एक बार में, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो उनकी बात हम कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल में आप ये देखिए कि वो भी एक शासक थे जो बिहार बंगाल से उठकर आ रहे थे, अफगान थे वो, तो उनकी भी समस्या कहीं ना कहीं दिमाग में चली रही थी, किसके? हुमायूं के। फिर दूसरा था हुमायूं का व्यक्तित्व। हुमायूं का व्यक्तित्व यह था कि वह जहाँ भी उन्होंने आक्रमण किए वहाँ समझौते किए, संधि की, वहाँ पर अधिकार नहीं किया। तो ये भी एक व्यक्तित्व था जिसका परिणाम जो है उनको देखना पड़ा और परिणाम उनको उठाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। तो देखिए, हुमायूं द्वारा जब लड़े गए युद्ध क्या थे? सबसे पहले राज्याभिषेक करने के बाद में उन्होंने कालिंजर पर आक्रमण किया। और कालिंजर पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि कालिंजर अफगानों की सहायता करते थे और इनका जो मित्रतापूर्ण संबंध था, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो था यहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। और इनके बीच, हुमायूं के बीच और प्रताप रुद्रदेव के बीच में आक्रमण हुआ, जिसमें हुमायूं जीत गए थे। हुमायूं का हो गए थे, जीत गए थे बहुत लंबे समय तक। और प्रताप रुद्रदेव जो है इनकी हेट लिस्ट में नंबर 1 पर थे, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव अफगानों को सहायता करते थे, अफगानों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध था। परंतु बहुत लंबे समय तक यहाँ पर यही आक्रमण चला और अंततः धन व क्षतिपूर्ति लेकर इन्होंने एक संधि कर ली। कारण ये था कि इन्हें खबर मिली कि महमूद लोदी जो है वह आगरा की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बिहार बंगाल से होते हुए वह आगरा की ओर बढ़ रहे हैं। तब यहाँ पर इन्हें प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि करना उचित समझा इन्होंने। और वहाँ संधि करने के बाद में धन और क्षतिपूर्ति संधि करके, समझौता करके, वह दोहरिया या देवरिया, दोहरिया भी कहते हैं इसे, देवरिया भी कहते हैं, तो ये देवरा का युद्ध भी कहते हैं। तो दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। और किस किस के बीच में होता है? अफगान शासक और महमूद लोदी के बीच में होता है। और यहाँ पर हुमायूं की विजय हो जाती है और महमूद लोदी जो है यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। इस युद्ध में जो साथ दिया था महमूद लोदी का, वो किसने दिया था? वो शेर खां ने दिया था। किसने दिया था? शेर खां ने इसका साथ दिया था अप्रत्यक्ष रूप से। तो देहरिया के युद्ध में जो है इन्होंने विजय करी, परंतु फिर अंततः महमूद लोदी इसमें हार जाते हैं। यहाँ भी क्या कर लेते हैं? देहरिया के युद्ध में भी महमूद लोदी से संधि कर लेते हैं और समझौता यहाँ पर कर लेते हैं इनसे। ठीक है, और जब ये समझौता कर लेते हैं, संधि इनकी हो जाती है, तो इसके बाद देहरिया के युद्ध के बाद इन्होंने जो इनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा था, किसकी? महमूद लोदी की। महमूद लोदी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा था कौन? शेर खां। तो ये शेर खां को चुनारगढ़ के किले में घेर लेते हैं, चुनारगढ़ के किले में घेर लेते हैं। और 1532 में चुनारगढ़ के किले में इन्हें घेरा जाता है। और घेरने के बाद में शेर खां को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर एक दूसरे को देखते रहते हैं और युद्ध नहीं होता है, ना एक दूसरे की तरफ वो सेना को भेजते हैं। अंततः एक घड़ी ऐसी आती है कि शेर खां जो है संधि के लिए हाथ बढ़ाते हैं और शेर खां से संधि हो जाती है, क्योंकि शेर खां को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सेना कमज़ोर है और मेरी सेना हार जाएगी। समझ गए? और वहाँ पे शेर खां से संधि करने के बाद ये शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देते हैं कि आप मुझे चुनार का किला दे दो और मैं आपको अपना बेटा आपकी सेवा में दे रहा हूँ। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि किला भी मिल गया और दूसरा फ़ायदा है कि हुमायूं की सेवा में जाकर हुमायूं की कूटनीतियों का पता चल जाएगा। तो ये भी एक डबल फ़ायदा था। परंतु यहाँ हुमायूं को लगा कि शायद ये इनने मेरे अधिकार, स्वाधीनता मेरी अधिकार मतलब मान ली है। तो इस चीज़ को देखकर जो है हुमायूं ने यहाँ भी एक समझौता किया। तो देखिए, अभी तक सब जगह जो है समझौता कर रहे थे और यही एक कारण था समझौता होना कि हुमायूं, इसे कहते हैं हुमायूं का व्यक्तित्व। तो उदारवादी व्यक्तित्व था हुमायूं का। ठीक है दोस्तों, अंततः इसके बाद में अगला जो संघर्ष होता है वो किसके साथ होता? अब पूरी उन्हें लगा कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ समझौता हो गया है। ठीक है, दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी से हुआ, अफगान के साथ समझौता हो चुका है। ठीक है, शेर खां के साथ समझौता हो चुका है, सबने मेरी स्वाधीनता स्वीकार ली है। बस अब एक ही शासक ऐसा बच रहा है जो कि मेरी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं सकता है। अब सीधे उस पर बात करते हैं। तो वह गुजरात जाते हैं, गुजरात पर संघर्ष करते हैं, गुजरात पर चढ़ाई कर देते हैं। और कब की बात है? 1535 और 36 में। और यहाँ पर गुजरात के शासक जो होते हैं वो कौन होते हैं? बहादुर शाह होते हैं। इतने ही गुजरात ये जाते हैं अपनी सेना को लेकर। जैसे ही गुजरात अपनी सेना को लेकर ये जाते हैं, गुजरात के शासक बहादुर शाह जो है चित्तौड़ निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? चित्तौड़। क्योंकि चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा, बोई राणा सांगा,
जिन्हें बाबर ने खानवा का युद्ध हराया था, तो राणा सांगा की विधवा कर्णवती, राणा सांगा की विधवा कर्णवती पर चित्तौड़ पर, वो चित्तौड़ की महारानी होती हैं, तो वहाँ पर कौन, बहादुर शाह आक्रमण कर देता, हमला कर देता है। और उसी घड़ी कर्णवती जो है, राणा सांगा की पत्नी कर्णवती जो है, वह एक पत्र लिखती हैं और उसमें एक राखी रखती हैं और वह अपने मुँह बोले भाई किसको, हुमायूं को वो राखी भिजवाती हैं और मदद की गुहार लगाती हैं कि आप मेरे पास आइए, मुझे जो है मदद कीजिए। अंततः ये अपनी सेना लेकर अपनी बहन की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। बातों को समझिए, अपनी बहन की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। इतनी बीच ही रास्ते पहुंचते हैं, फिर एक पत्र और आता है, वो आता है बहादुर शाह की तरफ से, और बहादुर शाह उसमें एक हवाला देते हैं कि आप भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, ठीक है, ये राजपूत और राजपूत हमारे पहले से दुश्मन रहे हैं, तो क्यों ना आप मेरा साथ दो, कर्णवती का साथ ना दो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा कि वो मेरी माँ, मतलब मेरी बहन है, मुँह बोली बहन है, उन्होंने मुझे राखी भिजवाई है। तो सेना आदि जो है इस बात से क्षीण हो जाती है कि हम अपने ही व्यक्ति को मारने के लिए जा रहे हैं, परंतु कुछ सेना की टुकड़ी लेकर, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर हुमायूं कर्णवती की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। अंत वहाँ जाकर समझाते हैं, मगर वहाँ बात नहीं मानी जाती, किसके द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा, ठीक है। अंततः बहादुर शाह के द्वारा नहीं बात मानी जाती, तो हुमायूं जो है इन पर क्या कर लेता है, बहादुर शाह पर आक्रमण कर देता है। और बहादुर शाह पर आक्रमण करने के बावजूद क्या कर लेता है, मालवा और गुजरात वाला क्षेत्र जो है वो जीत लेता है। तो यहाँ पर हुमायूं ने मालवा गुजरात वाला क्षेत्र भी जीता है, अंततः जीता, और यहाँ पर अपने सेनापति को यहाँ स्थापित, मतलब सत्ता दे देता है। इसी बीच में यहाँ अपना कोई वर्चस्व न स्थापित करने से यह 1 साल में ही मालवा और गुजरात अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ सारी स्थिति जो थी चारों के चारों युद्ध में, अभी भी कहीं भी स्थायी नेतृत्व या स्थायी सत्ता नहीं आती आई है, और ये इसका कारण था हुमायूं का व्यक्तित्व। तो ये भी एक इसकी प्रारंभिक चुनौतियों में एक कारण था। अंततः क्या होता है कि इसको लगने लगता है कि भाई हर जगह उदारपूर्ण नीति से काम नहीं चलेगा, और इसी बीच जो है शेर खां जो है चुनार किले में चला जाता है। यहाँ से कहाँ, चुनार किले में चला जाता है, चुनारगढ़ के किले पर फिर दोबारा से हुमायूं जो है वह अधिकार कर लेता है, विजय कर लेता है 1538 में, और हुमायूं का चुनार पर अधिकार हो जाता है, और चुनार से बंगाल तक अधिकार कर लेता है। कहाँ तक कर लेता है, चुनार से हुमायूं अधिकार करके चुनार से बंगाल तक अधिकार कर लेता है, ठीक है। और इस अधिकार में जब इधर बंगाल में अधिकार करता होता हुमायूं, उसी समय पर उधर दूसरी तरफ कहाँ, आगरा में इनका भाई हिंदाल अपने आप को स्वयं स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। अपने आप को स्वतंत्र राजा क्या कर देता है, घोषित। इसकी खबर सुनकर वो सोचता है भाई हमने इधर चुनार को जीता, उधर आगरा हमारे हाथ से निकल जाएगा, और वह बंगाल से वापसी करते हैं, और वापसी करते ही रास्ते में शेर शाह इस कमजोरी का, इस क्षीणता का फ़ायदा उठाकर, कि अब इनकी सत्ता बीच में टूट चुकी है, भाइयों में विभेद पैदा हो चुके हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है चौसा स्थान पर, यानी बक्सर के पास में एक स्थान है चौसा, बिहार में एक जगह है बक्सर, और बक्सर के पास में एक जगह है चौसा, वहाँ पर गंगा नदी के पास में एक रत्नवली नदी है, गंगा की सहायक नदी, उस नदी पर जो है वह घेर लेता है किसको, हुमायूं को, और वहाँ दोनों तरफ से डेढ़े पड़ जाते हैं, और एक भी सेना दूसरी की सेना पर आक्रमण नहीं कर रही है, केवल घेराबंदी हो रखी है, क्योंकि शेर खां बड़े इत्मीनान से काम करने वाला, बड़े दिमाग से प्रयोग करने वाला था, और शेर खां बरसात का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही बरसात शुरू हुई, गंगा में पानी स्तर बढ़ा, उसकी सहायक नदी में स्तर बढ़ा, तब उसने आक्रमण करा, और जिससे कि उनके तंबू जो थे वो हुमायूं के बह गए, और हुमायूं अपनी जान बचाकर अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। और जब गंगा नदी में कूदा तो वहाँ पर उसकी जान जो बचाई वो निजाम भिस्ती नाम से व्यक्ति ने बचाई। किसने बचाई? निजाम भिस्ती नाम के एक व्यक्ति ने बचाई, और बाद में बताया जाता है कि ये वही निजाम भिस्ती हैं जिन्हें बाद में हुमायूं 1 साल के लिए राजा बनाता है, राजा घोषित करता है, और अंत बाद में वह चमड़े के सिक्के चलाता है। ये वही निजाम भिस्ती था, ठीक है। इसे 1 दिन के लिए राजा बनाता है, और यही वह युद्ध था, चौसा का युद्ध, जिस युद्ध के बाद में 1539 में वह शेर खां की उपाधि धारण करता है। यानी इनका नाम क्या था? फरीद
नाम क्या था? फरीद। 1472 में इनका जन्म हुआ था। फरीद इनका बचपन का नाम था। ठीक है, इनके बाप इनको जागीर दे देते हैं और ये उस जागीर को ठुकराकर दौलत खां की शरण में चले जाते हैं। और दौलत खां की शरण में जाने के बाद यह खानवा के चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में भर्ती हो जाते हैं और घाघरा के युद्ध में वह बाबर से ही निष्कासित होने का फैसला लेते हैं और महमूद लोदी का साथ देना शुरू कर देते हैं। ये वही बाबर शेर खां हैं। तो वो शेर खां थे। ठीक है, अब शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की है? शेरशाह की। शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की है? शेरशाह की। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था किस युद्ध के बाद उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो वह युद्ध था चौसा का। ठीक है दोस्तों, तो बात को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हुमायूं हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक कन्नौज और बीलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। ये भी हुमायूं अपनी इस पराजय का अपमान झेल नहीं पाता और उसी अपमान का बदला लेने के लिए वह दोबारा से शेरशाह के सामने आता है, परंतु शेरशाह ने इसे फिर पराजित कर दिया हुमायूं को। अब आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अब सेना बढ़ गई थी शेरशाह की। बहुत सारे सैनिक इसमें बढ़ गए थे। अंततः हुमायूं अपनी जान बचाकर जो है सिंध की ओर भाग गया। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी अभी। अब इसके बाद में कहाँ तक कहानी थी? 40 तक कहानी थी। अब इस बीच में जो है 40 के बीच में जो है अब शेरशाह का जो टाइम चलता है बहुत अच्छे से चलता है, परंतु वो क्लास दूसरी है। उसके बाद में अंततः शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 45 में। शेरशाह की मृत्यु कैसे होती है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। शेरशाह जो है कालिंजर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कालिंजर में, उनका व्यक्ति का नाम था कीरत सिंह। कीरत सिंह की एक नाचने वाली थी, उन नाचने वाली पर उसका दिल आ गया था और उसको हथियाने के लिए, उसको अपने अधिकार में करने के लिए वह कालिंजर को घेर लेते हैं और उन पर तोप लगा देते हैं, जिससे कि तोप का एक गोला उस दीवार पर टकराकर उसी बारूद के ढेर में गिर जाता है जो कि शेरशाह के तरफ उसके बंकर में लगा होता है और वह उस में मारा जाता है। अंततः फिर उसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं, परंतु उत्तराधिकारियों से शासन जो होता है वो क्षीण हो जाता है, विघटित होता है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर, परंतु उस बीच में 1555 में वह पुनः जो है हुमायूं आता है। परंतु इस बीच में क्या हुआ, एक नज़र उससे भी देखते हैं कि क्या थी वो कहानी इस बीच की, यानी कि हुमायूं का निष्कासित जीवन क्या था, उस पर भी थोड़ी सी नज़र मारेंगे, क्योंकि समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप घबरा जाते हो इसको पढ़ने में, बट आप अगर इसे क्रम से अगर तैयार करोगे तो ये कोई चीज़ भी भारी नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पर भारी नहीं है। तो हम जो करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हुमायूं का निष्कासित जीवन। हुमायूं का निष्कासित जीवन या हुमायूं का निष्कासन। हुमायूं का निष्कासन, हुमायूं का निष्कासन। देखिए ये कहाँ चले जाते हैं? सिंध में चले जाते हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है यहाँ पर, सिंध में जाते हैं तो 1541 में यह हिंदाल जो इनका भाई था के गुरु, हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर, क्या नाम है? मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करते हैं, से निकाह कर लेते हैं। ठीक है, और 1542 में किसका? अमरकोट में इन्हीं की गर्भ से अकबर का जन्म होता। किसका होता है? अकबर का जन्म होता है। ठीक है भाई, अकबर का जन्म होता है। इतनी थोड़ी सी बात याद रखो, ये बात आपने समझ ली होगी। ठीक है भाई, हमीदाबाद से हो जाता है। इसके बाद में अंत कहानी क्या होती है, इसके बाद की कहानी जो है मैं बताता हूँ आपको क्या होती है कि यहाँ पर ही 1545 में, यानी कि उधर 1545 में किस शर्त पर, एक थे आपके ईरान के निज़ाम से सिया बनने की शर्त पर, कि आप सिया बन जाओ, मैं आपकी सहायता करूँगा। और 1545 में सिया बनने की शर्त में जो है वो क्या काम कर लेते हैं, वह कंधार और काबुल पर विजय कर लेते हैं। किस पर? कंधार और काबुल पर विजय कर लेते हैं। कंधार व काबुल पर विजय कर लेते हैं। ये थोड़ी सी बात यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसी समय जो है शेरशाह की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद की कहानी क्या है कि 1553
1553 में जो है एक और घटना घटती। 1553 में इस्लाम शाह जो शेर शाह का उत्तराधिकारी था, शेर शाह का उत्तराधिकारी था, की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है, जिससे जो है हुमायूं का रास्ता पूरी तरीके से खुल जाता है, आसान हो जाता है कि उसे लगता है कि अब जो है अफगानों से सत्ता नहीं थम रही है और वह दिल्ली की तरफ अपना रुख कर देता है। अंत इसी बीच में होता है क्या कि 1554 में वह अपनी सेना पेशावर में भेज देता है, पेशावर में अपनी सेना भेज देता है। फिर 1555 में ही लाहौर पर विजय कर लेता है, ठीक है भाई, लाहौर पर विजय कर लेता है। वहीं 1555 में एक आपने नाम सुना होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, और इसमें किस किस के बीच होता है? हुमायूं वर्सेस अफगान सेना के दो व्यक्ति थे। एक तो आपके हेवत और एक तातर, हेवत खां और तातर खां कौन थे? ये अफगानी थे और इनको क्या है, ये हरा देता है, हुमायूं क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1555 में ही एक आपका एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है आपका सरहिंद का युद्ध। क्या होता है? सरहिंद का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में कौन? बैरम खां, यानी कि एक तरफ से होता है बैरम खां, नीचे लिख देते चलो, बैरम खां किसके तरफ से? हुमायूं की तरफ से, ठीक है, हुमायूं की तरफ से। और वर्सेस अफगानी सेना होता सिकंदर शाह सूर, ठीक है, इनके बीच संघर्ष होता है और यहाँ इसकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, वो बैरम खां जीत जाता है। और इस युद्ध के बाद यह अपनी सत्ता दोबारा से है आगरा में स्थापित कर देते हैं। अंततः ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, और क्या कंडीशन होती है वहाँ पर ही? कंडीशन ये होती है कि 1556 में ही, जनवरी 1556 में दीन पन्हा के पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि जिस तरीके से लुढ़क फुढ़क कर जीवन व्यतीत किया था, इसी तरीके से लुढ़कता इन्होंने अपना जान भी दे दी। ऐसे बहुत सारे कथन किए गए। ठीक है, ये तो आता ही एग्जाम में, परंतु एक और ये हुमायूं जो है ज्योतिष पर विश्वास रखते थे। कुछ एक पॉइंट यहाँ भी याद रखो, किस पर विश्वास रखते थे? ज्योतिष पर यह विश्वास रखते थे। और सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनते थे दिन के हिसाब से। इन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं काम चल जाए, मगर फिर भी इनका लक कहीं भी काम नहीं चला और ये विलासतापूर्व जीवन ही जीते जो है अपनी अंतिम सांसें भी काट लेते हैं। तो कुछ ये कहानी और हुई थी। तो दोस्तों इस क्लास में केवल इतना ही था आपका, जो हुमायूं के बारे में आपने सीखा है, इनके बारे में क्या कंडीशन हुई, कहाँ इन्होंने संघर्ष किया, क्या कंडीशन थी। फिर एक बात और यहाँ से आता, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इनका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया। तो इनका मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है भैया मकबरा? दिल्ली में है। हमीदा बानो बेगम की एक भेंट थी, इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की इनके लिए भेंट थी। ठीक है, परंतु इसके वास्तुकार जो थे वो कौन थे? मिर्जा गयास बेग इसके वास्तुकार थे, जिन्होंने वो मकबरा बनाया था। जबकि बनवाया किसने था? हमीदा बानो बेगम ने। किसका? हुमायूं का मकबरा। कहाँ पर? दिल्ली में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा शेर खां या शेर शाह सूरी या फिर कहिए फरीद। तो कल जो हम बात करने वाले इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन में आया मज़ा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नहीं है वो चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल इसी चैनल पर अपने इसी समय ऐसी क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।